Hello friends, welcome to Advanced Agricultural Classes. In today's lecture we will see the next part of quiz, that is ICR and GATE quiz. आज हम सेकंड पार्ट और सेकंड क्विज देखेंगे, इसमें अगले हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है जो ICR और GATE जैसे एग्जाम्स में आपको हेल्पफुल होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्विज। A completely discharged battery will have the इलेक्ट्रोटाइप ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होगी जब एक बैटरी कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी पर देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है किसी भी मटेरियल की जो ग्रेविटी होगी, मतलब उसकी जो डेंसिटी होगी, डेंसिटी कहेंगे, डेंसिटी बाय डिवाइड बाय 1000 मतलब 1000 इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो वाटर की डेंसिटी से हम कंपेयर करते हैं, उसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। सो अगर हम कहें कि 1175 जब डेंसिटी होगी इलेक्ट्रोलाइट की, उसको डिवाइड हम करेंगे 1000 से, यानी वाटर की ग्रेविटी से या वाटर की डेंसिटी से, तो 1.175 होगा। तो जब एक बैटरी कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाए तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.175 होगी, या फिर ये कह लीजिए उसकी जो डेंसिटी होगी उस समय पे 1175 या उससे कम पाई जाएगी जब वो डिस्चार्ज हो जाएगी। वेयर द इंटेंसिटी ऑफ डस्ट ऑफ नॉट सीवियर जनरली प्री क्लीनर्स ए प्लेस्ड अबव द ट्रैक्टर हुड अबाउट 35 सेंटीमीटर। जो ज्यादा सीवियरिटी नहीं होती है, जो प्री क्लीनर्स होते हैं उसकी 35 सेंटीमीटर ऊपर उसकी ज्यादा इंटेंसिटी नहीं होती है। द मिनिमम टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड एट, तो मिनिमम टॉर्क जो होता है वो कितने आरपीएम पे प्रोड्यूस होता है, तो वो है 1500 आरपीएम। जब इंजन 1500 आरपीएम पे रन होता है तो 1500 रिवोल्यूशन पर मिनट पे जब होता है तो उसमें मिनिमम जो उसका टॉर्क प्रोडक्शन होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द इंजन इज रिक्वायर्ड टू बी ऑपरेटेड बिटवीन 60 to 90% ऑफ द फुल लोड। तो 60 से 90% के बीच में ही हमेशा ऑपरेशन होता है जब इंजन का ऑपरेशन होता है। ए ट्रैक्टर इंजन इज ऑपरेटेड एट फुल लोड अप्रोक्सीमेटली 25 to 30% ऑफ द ऑपरेटिंग टाइम। तो फुल लोड पे बहुत कम टाइम पे हम उसको ऑपरेट करते हैं, जनरली हम 25 से 30% जो उसके लोड का हम यूज करते हैं। द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द रेडिएटर इज रेज्ड टू अबाउट 110 डिग्री सेल्सियस। सो वाटर का जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है, वो बॉइलिंग पॉइंट कितना है, वो 100 डिग्री सेल्सियस है। जबकि जब हम रेडिएटर में यूज करते हैं, रेडिएटर में वाटर का जो टेम्परेचर है बॉइलिंग, वो 110 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो 110 डिग्री कैसे हो जाता है, अगर इसके बारे में एक बेसिक बात करें तो जब हम प्रेशर कुकर की बात करें तो जहां पे हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। तो क्या होता है कि जो रेडिएटर होता है इसके अंदर जो वाटर बॉइल होता है, वो उसका जो रेडिएटर कैप इस तरह सेट होती है कि उसका जो थोड़ा सा स्लाइटली प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो प्रेशर इंक्रीज होने से क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है इंक्रीज हो जाता है, इसलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 110 डिग्री सेल्सियस होता है। ड्यू टू द कांस्टेंट यूज ऑफ बोथ इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व्स एंड देयर सीट्स सब्जेक्ट टू मैकेनिकल गियर। तो जो इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व होते हैं, जैसे इनलेट वाल्व है, ये एग्जॉस्ट वाल्व है, तो वो जो सीट के ऊपर सेट होता है, ये हमारा सिलेंडर का इस तरह से है, तो इसमें इसका मैकेनिकल वियरिंग होता है, क्योंकि इसको मूवमेंट होता है, मैकेनिकल मूवमेंट होता है, इसलिए उसका जो वियरिंग भी मैकेनिकल होगा उसके सीट पे जब वो रब करेगा। फॉर हैवियर फ्यूल्स ऑफ कूलिंग सिस्टम ऑफ एन इंटरनल कंबशन इंजन द टेम्परेचर इज मेंटेन एट 88 to 90 डिग्री। सो जो हैवियर फ्यूल्स वाले होते हैं, जो इंजन होते हैं, उनमें 88 to 90 डिग्री सेल्सियस का मेंटेन किया जाता है। इन क्रैंकिंग द इंजन नॉर्मली मोटर टेक्स करंट अबाउट 400 एम्पियर। जो क्रैंकिंग के टाइम पे जो इंजन को, जो मोटर को रन करने के लिए जो पावर चाहिए, करंट होता है, वो 400 एम्पियर होता है। सो क्रैंकिंग क्या होता है, जब इंजन को स्टार्ट करने के लिए इनिशियल रिवोल्यूशन की जरूरत पड़ती है, तो उन्हीं रिवोल्यूशन को हम क्रैंकिंग कहते हैं, क्योंकि इंजन को स्टार्ट करने से पहले जब घुमाया जाता है ताकि उसमें एक प्रेशर और एक जो डेवलप हो सके, जिससे कि एक प्रेशर पर वो उसकी इग्निशन हो सके फ्यूल का, तो उसी को रन करने के लिए जो घुमाते हैं उसको हम क्रैंकिंग बोलते हैं। उस क्रैंकिंग के समय पे 400 एम्पियर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उस समय उसका फ्रिक्शन ज्यादा होता है, क्योंकि जो हमारा सिलेंडर होता है और उसमें जो पिस्टन होता है वो रेस्ट पोजीशन में होता है, तो रेस्ट से मोशन में लाने के लिए इसमें
ज़्यादा पावर की जरूरत पड़ती है, 400 एम्पियर की जरूरत पड़ती है। When the engine is operated under the average working condition, oil crank case change after the operation of the almost 120 hours। तो जो क्रैंक ऑयल होता है यानी जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है वो 120 आवर्स के बाद को चेंज करना पड़ता है। द मैक्सिमम वी बेल्ट सैक बिटवीन अप्लाइंग फिगर प्रेशर इज 15 mm। उसका जो प्रेशर है वो 15 mm होता है। द सोल्यूशन ऑफ रेडिएटर शुड बी ड्रेन्ड आउट व्हेन द इंजन हैज रन फॉर 15 to 20 मिनट। तो जो सोल्यूशन होता है उसको ड्रेन कर देना चाहिए, अगर 15 to 20 मिनट तक वो रन कर देता है। टू मेक ए सोल्यूशन फॉर फिलिंग रेडिएटर, 1 bag of washing soda and 0.5 kg of kerosene oil should be added in water amounting that is of 10 kg। तो 10 किलो वाटर में 1 बैग वॉशिंग सोडा और 0.5 kg केरोसिन ऑयल डालना पड़ता है। इससे क्या क्लीनिंग की जाती है ताकि उसमें रस्टिंग जो होती है या चॉकिंग ब्लॉकिंग होती है वो हटाई जा सके। तो उसको 15 से 20 मिनट तक रन करते हैं और इसमें ये चीजें डालते हैं। द रेडिएटर शुड बी फिल्ड विद द सोल्यूशन एंड अलाउड टू रिमेन देयर फॉर 8 to 10 आवर्स। 8 to 10 आवर्स उसको मेंटेन किया जाता है, उसके बाद उसको 15 to 20 मिनट तक रन किया जाता है, फिर उसको ड्रेन कर दिया जाता है। द स्टार्टिंग मोटर यूज ऑन ए पावर लाइन ट्रैक्टर में बी ऑफ 6 to 12 वोल्ट टाइप, क्योंकि हमारी जो बैटरी होती है वो जनरली जो ट्रैक्टर में लगाई जाती है वो 12 वोल्ट की यूज की जाती है, इसलिए 12 वोल्ट की हमारी जो ट्रैक्टर में स्टार्ट करने के लिए मोटर की यूज पड़ती है। द डीजल ट्रैक्टर आर इक्विप्ड विद ए मोर रग्ड स्टार्टिंग मोटर ऑफ 6 to 24 वोल्ट। तो जो डीजल ट्रैक्टर होता है उसमें जनरली 6 से 24 वोल्ट तक की बैटरी हम यूज करते हैं, 6 to 24 वोल्ट। द वोल्टेज कैन बी स्टेप्ड अप फ्रॉम 6 to अप्रोक्सीमेटली 20,000 वोल्ट। उसमें एक प्राइमरी कॉइल होती है और एक सेकेंडरी कॉइल होती है। तो प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में जब जाती है तो उसके 6 वोल्ट से हम 20,000 वोल्ट तक उसको स्टेप अप करते हैं। जब इतना वोल्ट होता है तभी हम 400 एम्पियर उसके ले पाते हैं बैटरी से। जनरली द गैप बिटवीन द कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट इज केप्ट बिटवीन 0.3 to 0.5 mm। 0.3 to 0.5 mm जो कॉन्टैक्ट ब्रेकर में हमारा गैप होता है। द वेरिएशन बिटवीन नो लोड एंड फुल लोड कंडीशन इज फाउंड टू बी अप्रोक्सीमेटली 100 rpm। मतलब अगर 1500 rpm हमारा आइडल है तो 1600 rpm पे हम फुल लोड ले सकते हैं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये अलग अलग हो सकता है 16 और ये फुल लोड। द इकोनॉमिकल डीजल फ्यूल हैव गॉट ऑक्टेन रेटिंग वेरिंग फ्रॉम 30 to 60। जो ऑक्टेन रेटिंग होती है 30 to 16 ऑक्टेन नंबर इसको बोलते हैं होनी चाहिए किसी एक डीजल इंजन की, डीजल की जो उसमें यूजफुल होगा। द टेम्परेचर प्रोड्यूस्ड ऑन एन पावर स्ट्रोक ऑफ इंजन कैन बी एज हाई एज 1600 डिग्री। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में, कि अबाउट 1600 डिग्री होता है और इस हाई टेम्परेचर पे इंजन को कूल करना जरूरी होता है क्योंकि पिस्टन जो है बहुत ही हाई टेम्परेचर है 1600 डिग्री और इसके लिए हम वाटर कूलिंग या फिर एयर कूलिंग हम यूज करते हैं। द एवरेज ईयरली लोड ऑन ट्रैक्टर शुड नॉट बी एक्सीड इट रेटेड लोड अप टू 75%। तो 75% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। The depreciation method which reviews the value of machine by equal amount each year during the useful known life is known as straight line method। ये सबसे ज्यादा यूज की जाती है straight line method क्योंकि ये हर साल इक्वली डिप्रिशिएट होता है, ये अबाउट 10% मानते हैं। The useful life of a machine is also affected by the rate of which machine become obsolete। The glow plug must be inspected and decarbonized during द सीजनल मेंटेनेंस। दो ग्लो प्लग अब यूज नहीं किए जाते हैं, अब हम स्पार्क प्लग्स यूज करते हैं, ये पहले यूज किए जाते थे। द ट्रैक्टर इज स्मॉल फील्ड गिव्स लो एफिशिएंसी। अगर फील्ड साइज छोटा होगा हमारे ट्रैक्टर के लिए तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। कम क्यों हो जाएगी कि अगर हमारे जो लेंथ है या ब्रेथ है वो कम होगी तो ट्रैक्टर को ज्यादा टर्निंग करनी पड़ेगी और जितनी ज्यादा टर्निंग करनी पड़ेगी उतनी उसकी टर्निंग जो टाइम होगा वो वेस्ट होगा। टर्निंग में, इम्प्लीमेंट लिफ्टिंग में, लोवरिंग में और इस सब चीजों में इसमें ट्रैक्टर की जो एफिशिएंसी है डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि टाइम वेस्ट ज्यादा होगा, टाइम टेकिंग ज्यादा होगा और फ्यूल भी ज्यादा बर्न होगा, तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी। ए बैटरी मस्ट बी टर्न ओवर टू ए चार्जिंग स्टेशन इन विंटर इफ डिस्चार्ज बाय 25%। तो 25% से कम नहीं होनी चाहिए बैटरी, अगर हो जाती है तो हमें उसे चार्जिंग स्टेशन पे यानी एक्सटर्नल पावर से उसको पावर सोर्स से चार्ज कर लेना चाहिए। The transmission of oil should be changed after every working hour of
70 आवर। तो ट्रांसमिशन ऑयल है वो 70 आवर के बाद चेंज करना पड़ता है। सो ट्रांसमिशन ऑयल कहाँ पड़ता है, जहां पे हमारा गियर बॉक्स होता है। तो गियर बॉक्स में हम ट्रांसमिशन ऑयल यूज करते हैं, इसको 70 आवर्स के ऑपरेशन के बाद चेंज करना पड़ता है। इंजन ऑयल शुड बी चेंज एंड रिप्लेसेबल टाइप फिल्टर शुड बी चेंज आफ्टर इवन वर्किंग आवर्स ऑफ अबाउट 120 आवर्स। तो जो इंजन ऑयल होता है, जो हम क्रैंक केस में इंजन ऑयल पड़ता है, जो क्रैंक केस का जो ऑयल होता है उसको हमें 120 आवर्स के बाद चेंज कर देना चाहिए। फ्रंट एंड रियर व्हील एक्सल बीरिंग में बी वॉश्ड एंड रिप्लेस्ड वंस इन 1 ईयर। तो 1 साल में जो हमारा फ्रंट एक्सल रियर एक्सल को चेंज, उसके बियरिंग को चेंज कर लेना चाहिए। इफ द स्पार्क प्लग हैव बिकम फाउंड इट शुड बी क्लीन्ड आफ्टर वर्किंग आवर्स ऑफ 50 आवर। तो जो स्पार्क प्लग होता है, यानी जो हम पेट्रोल इंजन की बात करें, तो स्पार्क प्लग को 50 आवर्स के बाद हमको चेंज कर देना चाहिए, क्लीन कर देना चाहिए। अंडर डस्टी कंडीशंस एयर क्लीनर ऑयल इज चेंज आफ्टर एवरी वर्किंग आवर ऑफ 10 आवर। जब ज्यादा डस्ट होती है, जो हमारा एयर क्लीनर होता है, ये एयर क्लीनर है हमारा, इसको हमें हर 10 घंटे में क्लीन कर देना चाहिए जब बहुत ही डस्टी फील्ड होता है या डस्टी हम एनवायरनमेंट में काम करते हैं। तो इसमें नीचे एक ऑयल का बाउल होता है जिसमें ऑयल भरा होता है। पहले एयर ऊपर से जाती है, फिर बाउल से होके फिर हमारी इंजन सिलेंडर में जाती है फिल्टर होने के बाद। तो इसको 10 आवर में चेंज कर देना चाहिए। हाइड्रोलिक सिस्टम इज मेनली यूज फॉर ऑपरेटिंग 3 पॉइंट हिच। तो ट्रैक्टर में 3 पॉइंट हिच होती है, उसको हम यूज करते हैं हाइड्रोलिक पर्पज के लिए। द हाइड्रोलिक पंप डिलीवर ए प्रेशर ऑफ अबाउट 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर हमें जो हाइड्रोलिक पंप है देता है। द टाई रॉड कनेक्टिंग द फ्रंट व्हील स्पिंडल आर्म्स एंड इज एक्चुएटेड बाय द स्टीयरिंग शाफ्ट थ्रू ड्रैग लिंक। तो ड्रैग लिंक के द्वारा ये जो कनेक्टिंग रॉड्स होती है फ्रंट व्हील की, ये है व्हील है, ये है, तो ये ड्रैग लिंक के द्वारा जो इसको स्टीयरिंग के टाइम पे स्टीयर करती है, ये ड्रैग लिंक होती है, इससे ये इसको एक्चुएट करती है ताकि ड्रैग लिंक इसको मूव करती है फॉरवर्ड। अगर ये ड्रैग लिंक इधर को मूव करेगी तो ये व्हील फॉरवर्ड इधर करेगा, हमारा टर्न हो जाएगा। ड्रैग लिंक इधर वाली इसको पुश करेगी तो ये इसकी टर्निंग इस तरह होगी। तो ड्रैग लिंक जो होती है इसको एक्चुएट करती है। अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस द बेयरिंग्स आर फिल्ड विद प्रॉपर टाइप ऑफ लुब्रिकेंट आफ्टर एवरी आवर वर्किंग अबाउट 10 आवर। तो नॉर्मल कंडीशन में जो बेयरिंग होते हैं उसको 10 आवर्स में लुब्रिकेट किया जाता है। डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ ट्रैक्टर द विड्थ ऑफ द ट्रैक्स वेरीज अबाउट 20 to 25 सेंटीमीटर। जो विड्थ होती है 20 to 25 सेंटीमीटर होती है। इन्फ्लेशन प्रेशर इन रियर व्हील्स ऑफ द ट्रैक्टर वेरीज बिटवीन 8 to 0.8 to सॉरी इट शुड बी 0.8 0.8 to 1.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहीं पे अगर हम फ्रंट व्हील की बात करें, फ्रंट व्हील में जो होता है 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर टू 1.2 to 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है प्रेशर। सो फ्रंट में और रियर में अलग अलग होता है। रियर में कम होता है और फ्रंट में ज्यादा होता है। और ज्यादा और कम का अगर हम देखें, क्योंकि जो हमारा एरिया होता है, जो रियर का बड़ा होता है फ्रंट का स्मॉल होता है, तो पर यूनिट एरिया जो है हमारा प्रेशर ज्यादा होता है क्योंकि साइज छोटा होने के कारण से। As a result of spinning, sometime one of the drive wheel of the tractor happened to meet a soft guard. For hard facing base, alloys used are, जो hard facing alloys होते हैं वो कहाँ पे यूज करते हैं, हाई कार्बन स्टील के में यूज किए जाते हैं। हार्डनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ मेटल अप टू 600 डिग्री। तो हार्डनिंग में क्या होता है, इसको हीट करने के बाद एकदम से कूल किया जाता है, तो इसमें हीटिंग जो टेम्परेचर होता है वो 600 डिग्री होता है। To obtain soften and ductility metals are hardened. With the high frequency electrical current hardening is achieved and called as induction hardening. तो जो हाई करंट के कारण जो इसमें हार्डनिंग होती है उसको इंडक्शन हार्डनिंग बोलते हैं। Nails are available in various length ranging from 1.25 to 115 centimeter. जो nails होती है। A bearing designed to resist axial load is known as थ्रस्ट बीरिंग। तो एक्सियल लोड होता है उसको हम थ्रस्ट बीरिंग बोलते हैं। तो थ्रस्ट बीरिंग तो कुछ इस तरह का होता है, ये डिफरेंट तरह के होते हैं, यानी इसका जो एक बेस चौड़ा होता है, एक कम चौड़ाई का होता है। इस तरह के जो थ्रस्ट बीरिंग होते हैं ये थ्रस्ट को बियर करते हैं। द बियरिंग विच असिस्ट द रेडियल लोड इज नोन एज द जनरल बीरिंग। तो ये गोल तरह के होते हैं, इसको जनरल बीरिंग कहते हैं क्योंकि इसका जो लोड होता है वो इसमें बॉल बीरिंग्स भी बोलते हैं।
जो रेडियल लोड को लेते हैं। एल्यूमिनियम इज ए वेरी लाइट मेटल विच रेजिस्ट कोरोजन, तो जो एल्यूमिनियम है वो कोरोजन में ज्यादा रेजिस्टिव होती है। सो फ्रेंड्स, ये तो थे आज के कुछ क्वेश्चन जो हमने देखे, जो ICR, नेट, ARS जैसे एग्जाम में आपको हेल्पफुल होंगे। सो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।